Hello and welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to talk about the Nicobaris project. The opposition has made certain allegations against the party in power that a particular project which is going to be strategically significant from the perspective of security of India is going to disturb the tribes present there. तो बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो कि निकोबार में रहती हैं, अंडमान में रहती हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे और ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसके बारे में। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आरएस में, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है और इंडिया का यूनियन टेरिटरी भी है। अंडमान एंड निकोबार बहुत करीब है, अगर हम बात करें इक्वेटर के तो ये ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ लाई करता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इज़ फुल ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल्सो ट्राइबल सिग्निफिकेंस। तो अगर बात करें यहाँ पे वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन कैसे मिलती है, आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे मैंग्रोव्स भी मिल जाएंगे। तो नेचुरली ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैंग्रोव्स भी मिल जाएंगे। यहाँ दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। इसमें ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार का और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है जो डिवीजन करता है, इट इज़ द 10 डिग्री चैनल। तो ये याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। अंडमान की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जैसे कि नारकोंदम आइलैंड और बैरन आइलैंड। नारकोंदम आइलैंड और बैरन आइलैंड दोनों वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, जिसमें से बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। It is the only active volcano in India, which is a question which can be asked in your examination as well. And if we talk about Narkondam Island, this is supposed to be a dormant volcanic island. So remember, a dormant volcanic island is present in your India as well. Now, if I talk about Port Blair, which is the capital of Andaman and Nicobar, it is situated in South Andaman. Very importantly, you have to remember this. There are certain islands which have been renamed recently, a few years ago. So, Swaraj Dweep, Shahid Dweep, and also the Netaji Subhash Chandra Bose Dweep is situated in the Andaman and Nicobar Island only. Thereafter, the Saddle Peak, which is the highest peak of Andaman, it is situated in North Andaman. तो ये याद रखना, Saddle Peak highest peak है Andaman की, it is situated where? In North Andaman. Alright. Now, if I talk about a very important passage that could be asked in your examination is the Duncan Passage. The Duncan Passage lies between the South Andaman and the Little Andaman. So remember, match the following kind of question अगर आता है तो कर लीजिएगा कि डंकन पैसेज किसको किसको डिवाइड करता है, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ अंडमान में। सैडल पीक हाईएस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है अंडमान की, ये नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है। फिर उसके बाद आते हैं कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। अगेन क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आया भी है, 10 डिग्री चैनल कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बीच में सिचुएटेड है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ठीक है, देयर आफ्टर देर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये अंडमान तो ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कौन कौन से आइलैंड सिचुएटेड है, तिलंगचांग द्वीप, कामोर्ता आइलैंड, नैनकाउरी आइलैंड, चौरा आइलैंड, तरासा द्वीप, कच्चल आइलैंड, फिर उसके बाद सोम्ब्रेरो चैनल आ जाएगा, फिर लिटिल अंडमान आइलैंड आ जाएगा, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहीं पे प्रोजेक्ट होने वाला है। इंदिरा पॉइंट, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया in totality, taking into account the mainland and the islands as well. You have to remember that the southernmost point in India is Indira Point here, which is
it was actually submerged after the 2024 tsunami, 2004 tsunami, beg your pardon. So 2004 की जो सुनामी आई थी, इसके बाद ये एरिया डूब गया, बट फिर भी हम इसे कंसिडर करते हैं कि इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू टॉक अबाउट मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड यानी कि जो मुख्य भूमि है मेनलैंड इंडिया, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? कन्याकुमारी है. ठीक है, रिमेंबर इट इज़ कन्याकुमारी. ऑल राइट, अगेन अ क्वेश्चन कुड बी मेड, दैट इज़ वाई आई हैव सेपरेटली टोल्ड यू दैट. ठीक है, तो चलिए अब मुद्दा क्या है उसके बारे में बात करते हैं. जो ऑपोजिशन है उन्होंने कहा है कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जिसके लिए 72,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं डेवलप करने में, ये ग्रेव थ्रेट है आइलैंड की इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ का इकोसिस्टम भी बहुत फ्रेजाइल है. और ये पार्लियामेंट्री कमेटी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए जिसके थ्रू हम रिव्यू कर सकें कि किस तरह से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हानिकारक है. ग्रेट अंडमान सदर्न मोस्ट और लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड है. यहाँ पे ये स्पार्सली इनहैबिटेड है. 910 स्क्वायर किलोमीटर का पैच है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में. इंदिरा पॉइंट आइलैंड में सिचुएटेड है सदर्न मोस्ट निकोबार में. उसके बाद अगर बात करें इंडिया का सदर्न मोस्ट है जो कि 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे ही है. अगर हम बात करें सबंग से, जो कि नॉर्दर्न टिप ऑफ सुमात्रा है, तो सबंग से थोड़ी ही दूरी पे है. साथ ही साथ ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व है. छोटी सी पॉपुलेशन है शोम्पेन ट्राइब की. तो आपको शोम्पेन ट्राइब्स के बारे में याद रखना है कि ये पहली बार फर्स्ट टाइम इन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया था. तो ये याद रखना है, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन आया है शोम्पेन ट्राइब का इस बार के लोकसभा चुनाव में. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे निकोबारीज ट्राइबल लोग भी रहते हैं. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक क्लस्टर है 836 आइलैंड्स का, जो कि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में बटे हुए हैं. वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड द आर्किपेलागो इन फरवरी दिस ईयर ओनली एंड शी इंटरैक्टेड विद सम ऑफ द इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स देयर एज वेल. अगर बात करें ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की, नवंबर 2022 में अगर बात करें इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया था सेंटर के एम्बिशियस 72,000 करोड़ रुपी मल्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ग्रेट निकोबार आइलैंड में, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहता था. यहाँ पे रिपोर्ट नीति आयोग ने इसके लिए पहले से डेवलप कर दी थी, उसके बाद ही ये आगे बढ़ा. एक प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट ने फ्लैग किया था अपॉर्चुनिटी कि यहाँ, क्योंकि निकोबार आइलैंड्स बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट ज़रूर करें. ग्रेट निकोबार आइलैंड एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि सदर्न एंड ऑफ द अंडमान और निकोबार आइलैंड में होगा. इसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा ताकि इंडिया चाइना की प्रेजेंस को कंटेन कर सके. इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड बनेगा. ग्रीन फील्ड यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो ये याद रखना है, ग्रीन फील्ड क्या होता है? टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. तो इसको याद रखिएगा. ठीक है, उसके बाद टाउनशिप भी यहाँ पे बनेगी, एक टाउन जैसा यहाँ बनाया जाएगा, और 450 मेगावाट गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी बनाया जाएगा 16,610 हेक्टेयर के आइलैंड में. साथ ही साथ पोर्ट कंट्रोल किया जाएगा इंडियन नेवी के थ्रू, और एयरपोर्ट में डुअल मिलिट्री और सिविलियन फंक्शन रहेगा. मतलब यहाँ पे जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा, यहाँ पे मिलिट्री के लिए भी सपोर्ट रहेगा और सिविलियंस के लिए भी रहेगा, और यहाँ पे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा. तो बेसिकली इसी वजह से इंडिजिनस पॉपुलेशन भी थोड़ी परेशान है, और इसीलिए ऑपोजिशन एलिगेशंस भी लगा रही है. बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन ये एक्सट्रीमली ट्रेड के सिग्निफिकेंस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रेड इंडिया का होके जाता है वेस्टर्न यूरोप और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में. दैट इज़ वाई इंडो पैसिफिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है. तो अगर कल के दिन चाइना यहाँ पे किसी भी तरह का प्रेजेंस बनाता है, तो इंडिया को अपने आप को पुश फॉरवर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और नेवी चाह रहे हैं कि यहाँ पे अपना ये फुटप्रिंट बढ़ाएं, और यहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस अगर बन गई, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास, म्यांमार के थ्रू तो बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस दिखा ही रहा है, साथ ही साथ इसने साउथ चाइना सी में अपनी पूरी पैठ तो बना ही ली है. अगर इसमें भी अपनी पैठ दिखाने लगेगा तो इंडिया का ट्रेड बहुत इम्पैक्ट होगा. चाइना का एक अटेम्प्ट चल रहा है कि फुटप्रिंट ये इस रीजन में और बढ़ाए. यहाँ पे एक मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा है. कहाँ पे ये बना रहा है? ये कोको आइलैंड म्यांमार के पास बना रहा है, जो कि 55 किलोमीटर
टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई करता है। एक रिपोर्टेड दैट अ मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड यहाँ पे अंडरवे में है अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ एयरफील्ड्स बनेंगी, जेटीज़ बनेंगी, बहुत सारी चाइनीज़ यहाँ पे मतलब चाइनाज़ पीपल लिबरेशन आर्मी काफ़ी इस चीज़ से परेशान है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस, साथ ही साथ वेपन प्रेजेंस मौजूद रहे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। क्लोज सर्विलांस सारे एरिया का किया गया है, आर्किपेलागो का भी किया गया है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डेटरेंस अगर बनाना है तो ग्रेट निकोबार सबसे बेस्ट माना जा रहा है। बट कुछ कंसर्न्स है। पहली बात तो यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ की इकोलॉजी है काफ़ी फ्रेजाइल है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये एरिया अगर संभाल नहीं पाएगा तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में बहुत बड़ा लॉस होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ट्री कवर भी लॉस होंगी, जहाँ पे हम एक तरफ से चाह रहे हैं कि हम पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो हमारे 3 गोल्स में से थर्ड गोल है 2.5 to 3 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट हमको ट्रीज़ के मदद से वायुमंडल से हटाना है या एटमॉस्फेयर से हटाना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंग्रोव्स जो इस आइलैंड में प्रेजेंट है, जो कि इकोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, उसको भी थ्रेट आएगा। पोर्ट प्रोजेक्ट्स कुड ऑल्सो डिस्ट्रॉय कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स आर एक्चुअली दीज आर इन्वर्टिब्रेट्स, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कर अपने आसपास कोटिंग बनाते हैं, और ये कोरल रीफ्स ज़ूज़ैंथली नाम के एल्गे को हेल्प करते हैं टू डू फोटोसिंथेसिस, और ये कोरल रीफ इन इटसेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्पीशीज़ के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ लोकल मरीन इकोसिस्टम भी थ्रेट हो सकता है। ये निकोबारीज मेगापोड बर्ड और लेदरबैक टर्टल जो कि गलाथिया बे के एरिया में है, उसको भी हार्म कर सकता है। तो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इंडिया अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस में बहुत ज़्यादा ढीला चल रहा है। अगर यहाँ पे इंडिया मेगापोड बर्ड और फिर लेदरबैक टर्टल को भी नहीं सपोर्ट कर पाएगा तो ये बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। अप्रैल 2023 में कोलकाता बेंच जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की थी, उससे डिक्लाइन कर दिया था कि इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं उसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हावेवर इसने बाद में ऑर्डर किया कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए ताकि क्लियरेंसेस को हम रिव्यू कर सकें। फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ द कमिटीज़ रिपोर्ट अभी भी क्लियर नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसके सपोर्ट में है कि नहीं है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होगा शोम्पेन ट्राइब्स के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब ये है, और ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि ये पिछड़ों में भी बहुत पिछड़ा है, इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हानि होने वाली है। अगर हम पीवीटीजीज़ के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज़, वैसे तो 75 पीवीटीजीज़ है, सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज़ ओडिशा के पास है। और अगर हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को ऐसे ही हानि पहुंचाएंगे तो हम उनके संरक्षण के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अलर्ज किया जा रहा है कि ट्राइबल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है कि इन्होंने ठीक से ट्राइबल काउंसिल जो बनाई गई थी उसका बिल्कुल भी, जो ग्रेट और लिटिल निकोबार के लिए बनाया गया था, बिल्कुल भी उसका अनुसरण नहीं किया। नवंबर 2022 में कहा गया कि काउंसिल ने एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डाइवर्ट करने के लिए, जो 160 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया था उसको डाइवर्ट करने के लिए भी नहीं लिया। मेजर ट्राइब्स देख लेते हैं। अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो कुछ मेजर ट्राइब्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो ट्राइब्स की कंबाइन करके वहाँ पे अगर हम देखें तो 28,000 है, बेग योर पार्डन। कॉलोनाइजेशन, सिविलाइजेशन, नेचुरल डिज़ास्टर, एपिडेमिक्स, इनसे इनकी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, जैसे अंडमानीज़ और निकोबारीज़। यहाँ पे 2 तरह की ट्राइब्स हैं, जो अंडमान में रहती हैं उन्हें अंडमानीज़ कहते हैं, जो निकोबार में रहते हैं उन्हें निकोबारीज़ कहते हैं। अंडमान आइलैंड्स में 4 नेग्रीटो ओरिजिन की ट्राइब रहती हैं, यानी कि इनकी एथनिसिटी जो क्या है वो है नेग्रीटो ट्राइब। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेट अंडमानीज़ नेग्रीटो है, ओंगे, जरावा और सेंटिनेलीज़, ये 4 नेग्रीटो ट्राइब्स हैं। बाकी निकोबार में कौन रहते हैं? ये मोंगोलाइड ट्राइब्स रहती हैं, शोम्पेन और निकोबारीज़ उनमें से एक हैं। नेग्रीटो ट्राइब्स ये माना जाता है ये अफ्रीका से आई हैं और ये अप टू 60,000 ईयर्स अगो आई थी। यहाँ पे ये डार्क स्किन्ड है और इनका जो स्टैचर है वो भी बहुत डिमिन्यूटिव है, इस वजह से इन्हें नेग्रीटो ट्राइब से कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। सारे नोमैडिक हंटर गैदरर्स, हंटिंग वाइल्ड पिग,
monitor lizards, they catch fish with bows and arrows, they also collect honey, roots, berries, hunter gatherers है basically. और बाकी अगर हम बात करें mongoloid tribes की, तो शॉम्पेन ट्राइब्स इसी में आती हैं. ये माना जाता है मले बर्मा कोस्ट की तरफ से आई हैं, कुछ 1000 years ago ये भी आई थी. तो याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, आपको आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है और लगी भी हो. जैसे ही हमारे एनालिसिस को देखा करिए, मेक श्योर आप इसे लाइक करें, शेयर करें जितने लोगों के साथ हो सके, सो दैट वी कैन ऑल ग्रो टुगेदर. थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे अपडेटेड.